मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। ब्यूरोक्रेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बगैर पॉलिटिशियंस के शय के कोई इतना लंबा चौड़ा डाका मारे या कोई भ्रष्टाचार करे। मेरा पंगा स्वर्गीय चौधरी भजनाल से हुआ, चौटाला साहब से भी हुआ। पॉलिटिशियंस कोई अफसरों की कोई कीमत नहीं रखते, वो अपने अपने अनुसार उनको यूज़ करते हैं। मैं तो सभी से ये अपील करूँगा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी है या कर्मचारी है, कि इस भ्रष्टाचार रूपी जो पौधा है इससे दूर रहें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। सफ़र यानी कि सफ़र सीरीज द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज इसलिए चला रहा है कि आप मोटिवेट हो, आप जाने कि जो अधिकारी रहे हैं उसका कैसा जीवन रहा है, जिसकी आप लग्जरी जीवन कहते हैं, उसका कैसा एक सफ़र रहा है। आज हमारे साथ ओम प्रकाश लांग्याल जी है, जो कि उपायुक्त रहे हैं, तो इनका जीवन कैसा रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ओपी लांग्याल जी, आपका जो सफ़र कैसा रहा, यानी कि उस समय की अगर हम बात करें तो संसाधनों की कमी थी, उस समय की बात करें तो बेहतर तरीके से ना बिजली थी, ना एजुकेशन के लिए बेहतर स्कूल थे, तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात थी। तो कैसे वो आपने सफ़र तय किया? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, सुनाना गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में। मेरे पिताजी जेवी टीचर होते थे, तो वो हमें बहुत शिक्षा देते थे। लेकिन उस वक्त भी उनको इन चीज़ों का नहीं पता था कि आईएएस क्या होते हैं या आईपीएस अफसर क्या होते हैं। तहसीलदार का, बीडीओज़ का तो पता था, लेकिन उनका ये नहीं पता था उनको कि भाई ये कंपटीशन कैसे देते हैं। जब मैं 9वीं 10वीं में हम पढ़ते थे, 8वीं तक तो हम गांव में ही पढ़े, 9वीं 10वीं में जब हम कान्हौर हाई स्कूल में पढ़ते थे, जो सी हमारे से करीबन 4 किलोमीटर है, तो हम पैदल जाते थे और अपना बैठने का कट्टा भी साथ ले जाते थे, क्योंकि वहाँ फ्लडेड एरिया था सारे स्कूल का, और कई बार बेंच मिलते, मोस्टली हम बाहर बैठ के ही पढ़ते थे। तो वहाँ से मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से कान्हौर से मैट्रिक पास की, और इसके बाद 1966 में मैं वेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने के बाद मेरे जो बड़े भाई थे, मेरे ताऊ के लड़के डॉक्टर आरवी लांग्यान, वो भी आईएएस रिटायर हो गए। वो मुझे चाहते थे कि मैं संस्कृत पढ़ूं, लेकिन मेरा कोई संस्कृत में कोई रुचि नहीं थी। मैंने ऑप्शनल तो रखा संस्कृत, लेकिन फिर ये हुआ कि कोई अच्छा सब्जेक्ट लिया जाए। मैथमेटिक्स मुझे बहुत कम आता था, मैथमेटिक्स नहीं आता था। यदि मुझे मैथमेटिक्स आता अच्छी तरह से तो मैं शायद इंजीनियर बनता, आईएएस नहीं बनता, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारा ना कोई 7वीं में ना 8वीं में कोई बढ़िया टीचर हमें नहीं मिले, और ये बड़ी कमी रही। तो इसके बाद फिर मैंने अपने लेवल पे ही सोचा कि इकोनॉमिक्स लिया जाए। मैंने बीए में भी इकोनॉमिक्स रखा, फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का रोहतक के अंदर उस वक्त रीजनल सेंटर होता था, तो वहाँ से मैंने सेकंड डिवीज़न में एमए इकोनॉमिक्स किया। एमए इकोनॉमिक्स करते करते हम करीबन 5 भाई बहन थे, तो वो सब बड़े बड़े हो गए। पिताजी पे काफ़ी जिम्मेवारियाँ थी, तो एमए करने के बाद सोचा गया कि भाई पहले नौकरी की जाए। तो रिजल्ट हमारे करीबन जुलाई अगस्त सितंबर के करीब रिजल्ट आए, और मेरी पहली जो सर्विस थी असिस्टेंट स्टैटिस्टिशियन सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़ में लगी, और मैं वहाँ मई 1973 में वहाँ जाके गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि
उन एम्प्लॉयज़ में कि मेरी तनख्वाह उन सबसे ज़्यादा थी और मैं एक बार थोड़ा सा वहाँ से जाकर डेविएट सा हो गया क्योंकि फैसिलिटीज़ काफ़ी थी फार्म में। अखबार करीबन वहाँ ट्रिब्यून जो था 1 बजे करीब आता था, जो बीकानेर से गाड़ी आती थी। तो उसमें मुझे पता चला कि महेंद्र प्रताप जो मेरे साथ बी में पढ़ता था, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज में था, मैं वेस्ट कॉलेज में था रोहतक में, कि वो इस चीज़ में आ गया। तो मैंने सोचा कि वो इस चीज़ में कैसे आ गया। तो इसके बाद फिर मैंने अखबार में हरियाणा की जो वैकेंसियाँ निकलती थी वो देखनी शुरू की और 1974 में मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिसर्च अफसर बन के आ गया, चंडीगढ़ रहा। और यहाँ चंडीगढ़ आने के बाद मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ भी क्लर्क थी। वैसे तो गुजारे लायक हम दोनों को अच्छे पैसे मिलते थे, दोनों मियाँ बीवी को। सेक्टर 7 में मैं 2 रूम सेट लेके रहता था। तो इसके पश्चात फिर मैंने प्रिंस कॉलेज सेक्टर 18 मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी और इंग्लिश इसको दोबारा पढ़ा और इसके बाद फिर मैंने 75 में एग्ज़ाम दिया, HCS का भी और IAS का भी। तो HCS में मैं एलाइड सर्विसेज में आ गया, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट अफसर सेलेक्ट हुआ। वहाँ ने मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहाँ मेरा जो पहले सर्विस भी थी उसमें ग्रेड ज़्यादा था। इसके बाद मैं इस सर्विस से खुश नहीं था, तो मैंने फिर दोबारा फिर 76 में मैंने फिर एग्ज़ाम दिया IAS का। तो 76 के बैच में मैं IPS ग्रुप B में आया, वहाँ फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद मैंने फिर 77 में फिर एग्ज़ाम दिया। तो इसके बाद फिर मैं IAS एलाइड में आ गया और मैंने PNT अकाउंटेंट फाइनेंस सर्विस ज्वाइन की और मैं असिस्टेंट चीफ अकाउंट ऑफिसर PNT संचार भवन में करीबन 9 महीने करीब रहा। लेकिन वहाँ भी मुझे कोई मज़ा नहीं आया सर्विसेज में, क्योंकि जो हमने अपने बाल्यकाल में या यूथ में ये जो कॉलेज में पढ़ते थे, जब देखते थे कि छोटी छोटी बातों में जो गांव के जो बच्चे थे, जैसे कोई स्कूल का सर्टिफिकेट बनवाना है या इनकम सर्टिफिकेट बनाना, पटवारी से कोई वेरिफिकेशन करानी है, BDO दफ्तर से कोई काम करवाना है, तो वहाँ एक एक महीना लगता था और वो चीज़ें हमें मेरे जहन में थी और मुझे बहुत कष्ट होता था कि ये कैसे दूर होगा। तो मैंने फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, HCS का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने और IAS का भी दिया था। तो मैं उसमें एलाइड में आ गया और इसके बाद फिर 79 में मैं IAS एलाइड सर्विसेज HCS में मैं फिर दोबारा सेलेक्ट हो गया और एग्जीक्यूटिव में आ गया मैं। तो सर, जैसे IAS में आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस समय में किस प्रकार का माहौल गांव स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कैसा रहा था उस समय का? मैं तो डायरेक्ट IAS में नहीं आया। मैं इसके बाद फिर मैं 99 में मेरी प्रमोशन एज IAS अफसर हुई। तो उस वक्त तक माहौल जो था सर्विसेज का काफ़ी बदल चुका था। जो हमने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हम किसी SDM को देखते थे, किसी DC को देखते थे, वो कुछ और बात थी। लेकिन 99 आते आते 2-3 दशकों के बाद सिविल सर्विसेज का जो करैक्टर था वही बदल गया, लोगों के करैक्टर भी बदल गए, पॉलिटिशियंस के ही बदल गए। मैंने ये देखा अपने इस 79 से 99 के बीच में कि वहाँ पॉलिटिशियंस कोई अफसरों की कोई कीमत नहीं रखते, वो अपने अनुसार उनको यूज़ करते हैं। उनको किसी अफसर की कोई सीनियरिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कास्ट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कास्ट बेस्ड भी बहुत करते हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं। इस करके अफसरों को ये चाहिए ब्यूरोक्रेसी में कि पॉलिटिकली यूज ना हो और अपनी निर्भीकता से और ईमानदारी से काम करें। यदि निर्भीकता से और ईमानदारी से काम करेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई सर्विसेज में कोई अड़चन आ जाती है। हाँ, बदलियाँ ज़रूर होती हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यदि आप खरबूजे को देखकर खरबूजे की तरह रंग बदलेंगे और ये सोचेंगे कि एक रात में ही करोड़पति बन जाओ तो कष्ट अवश्य होगा। तो जैसे आपने राजनेताओं को बताया कि इसमें सिर्फ आपका तबादला हो जाएगा, तो ऐसे में आप पर भी यानी कि राजनीतिक जो नेता है उनसे, या CM है या मंत्री हैं, उनसे पंगा तो आपका भी ज़रूर पड़ा होगा कभी? हाँ, मेरे काफ़ी पंगे रहे हैं। मेरा पंगा स्वर्गीय चौधरी भजनाल से हुआ। किसी ने एक DSP होता था, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, मैं जब SDM था कहीं, उसने चौधरी भजनाल को फूंक मार दी। वो तब से मेरे से नाराज़ हो गए।
फिर 87 के इलेक्शन में कुछ ऐसे वातावरण बना कि उससे वो और भी नाराज़ हो गए, पक्का हो गया। तो उन्होंने, मैं एचईएस में सीनियर मोस्ट होते हुए मुझे कई साल डीडीपीओ रखा। मेरे से जूनियर जो थे वो एडीसी लगे हुए थे और मेरे को डीडीपीओ रखा। लेकिन जब डीसी के जब कभी मीटिंग लेते तो मुझे प्रेजाइड और करनी थी क्योंकि मैं सीनियर था। और कई अफसर तो पॉलिटिशियंस को ये शिकायत लगाते थे मेरी कि देखो जी ये सरकार इसके खिलाफ है, खुद लाइन लगा रखा है, लेकिन फिर भी डीसी इसको ज़्यादा पूछते हैं। जींद में काफ़ी लोगों ने मिलके, चौधरी भजनलाल उस वक्त सीएम होते थे, तो मेरी कंप्लेंट करी कि जी डीसी तो इसको पूछते हैं, जीएसडी को नहीं पूछते, किसी और अफसर को नहीं पूछते। तो चौधरी भजनलाल ने बोला भाई जब अगले को काम आता है तो इसी को ही पूछेंगे और किसको पूछेंगे। तो अल्टीमेटली उन लोगों ने मेरी फिर बदली कराई वहाँ से। लेकिन ये देखिए सर्विसेज में बदली ये सरकार का प्रियोरिटी, बदलियाँ तो होंगी, लेकिन आदमी को इन चीज़ों से, ब्यूरोक्रेसी में कभी भी अफसरों को इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए और अपना ईमानदारी से काम करें, पब्लिक की सेवा करें, तो मुझे लगता है कि कष्ट नहीं आता। लौंगेल साहब, बात करें भजनलाल की, और भी काफ़ी सीएम रहे हैं, तो और किसी से भी आपका पंगा पड़ा हो? नहीं, और पंगे तो कईयों से पड़े, चौटाला साहब से भी हुआ। कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी याद है? घटनाएं तो मुझे सारी याद है सभी की। एक जगह कोई मामला था किसी चीज़ का, कोई पेमेंट करनी थी, मैंने नहीं की, मेरी बदली हो गई। तो दूसरी तरफ आप एक कास्ट के इफेक्ट की भी बात करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि कास्ट कैसे मायने रखती है आज भी? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज भी कास्ट मायने रखती है। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ओबीसी कितने जजेस हैं, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हमारा मीडिया जो है ना, कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देता, ना बात करता। आपने क्या कॉलेजियम में इसी हिंदुस्तान के अंदर एससी और एसटी करीबन 30% है, ओबीसी के लोग आगे 45% है। क्या 45% पॉपुलेशन में 139 करोड़ में से क्या 135 करोड़ में से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन जाए या सीजीआई बन जाए? तो ये हमारा एक इस देश में एक, मैं क्या कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी व्यथा है। तो मुख्यमंत्रियों की बात करें तो आप किससे यानी कि मानते हैं कि ये बेहतर मुख्यमंत्री रहा है आपके यानी कि समय से आज तक? देखिए, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। चौधरी बंशीलाल बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब भी बहुत बढ़िया मंत्री थे। हुड्डा साहब भी, जब तक मैं डीसी रहा, मैं 2 जगह डीसी रहा हुड्डा साहब के टाइम, फतेहाबाद में और अम्बाला में, उन्होंने कभी मेरे काम में कभी इंटरफियर नहीं किया। वो कहते भाई लोगों की सेवा करो बस। तो लौंगेल साहब, देश में भ्रष्टाचार को लेकर के बात होती है और ज़्यादातर आरोप अधिकारियों पर लगते हैं, तो भ्रष्टाचार की जड़ अधिकारी हैं या फिर राजनीतिक लोग? देखिए, ये जो मामला है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी भी ब्यूरोक्रेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बगैर पॉलिटिशियंस के शय के कोई इतना लंबा चौड़ा डाका मारे या कोई भ्रष्टाचार करे। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि राजनेता ही लोग जो सत्ता में हैं वही फोर्स करते हैं अधिकारियों को। जो नए आईएएस बनते हैं वो तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो। मैंने इसलिए सवाल किया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं है या सारे ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो यूज नहीं होती है। कुछ एक लोग हैं जो यूज हो जाते हैं और एक बार यूज होने के बाद फिर उनसे पिन छुटाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इस करके शुरू से मेरा तो ये है कि मैं तो सभी से ये अपील करूँगा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी है या कर्मचारी है, कि इस भ्रष्टाचार रूपी जो पौधा है इससे दूर रहें। क्योंकि यदि आप भ्रष्टाचार करके बच्चों का के लिए कुछ करोगे तो वो बच्चों को भी नुकसान करेगा। और कई बार ये होता है कि भ्रष्टाचार हमेशा नहीं होता, किसी पोस्टिंग पे हो जाता है, किसी पे नहीं होता। और यदि आगे फिर बच्चों आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो आपने बच्चों की आदतें बिगाड़ दी, तो उनका आप लालन पालन आगे कैसे करोगे? इसलिए अच्छा यही है कि आजकल तनख्वाहें बहुत दे रही है सरकार, तो उसी तनख्वाह से अपना गुजारा करो। आपसे जुड़ा ही सवाल कि
स्पोर्ट्स में हैं या फिर म्यूजिक में हैं, आपका पसंदीदा क्या कुछ रहा है? खेल में रहे हैं या सांस्कृतिक उसमें क्या कुछ रहा है? देखिए, खेल में तो मैं ज़्यादा नहीं रहा, बैडमिंटन खेलता था। कॉलेज लेवल पे मैंने कोई अच्छा लंबा चौड़ा खेल नहीं खेला, क्योंकि हम गांव से आते थे तो मोस्टली डेली पैसेंजर रहते थे, तो खेल का टाइम ही नहीं मिलता था। गाने बजाने का हमें बहुत शौक़ था। मैं जब दूसरी क्लास में था तो तब मुझे बैंजो और हारमोनियम बजाना आता था, और जो 1950-51 के गाने थे वो हम खूब गाते थे। और मैं फिर इसके बाद 70 में यूनिवर्सिटी का कमेंडेंट स्टूडेंट भी रहा हूँ, हरियाणी ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिक में। लंगल साहब, आज के आईएएस और जब आप भी आईएएस थे तो कितना अंतर है आज के और उस समय के में? देखिए, ये एक जनरेशन की बात है, जनरेशन गैप है। क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे 80s में और अब 21 आ गया, तो एक 2-3 दशक में जो वैल्यूज़, सोच, आस्थाएं काफ़ी बदल जाती हैं। तो आजकल भी मैं ये नहीं कहता, आजकल जो नए लड़के आईएएस आ रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहक जाते हैं। बहकने वाले तो पुराने भी बहकते थे, नए भी बहकते हैं। लेकिन जब अब जो नई संतान आ रही है वो थोड़ा सा करप्शन से दूर रहते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई जनता की ठीक प्रकार से सेवा की जाए। लांगेल साहब, आपके इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ तो मुझे लगी कि आप जैसे लोगों को, यानी कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के या जो भी है, एक टीस है आपके अंदर। क्यों ना आप अब जो आपकी ज़िंदगी है वो राजनीति की तरफ रुख हो, और जो इस व्यवस्था को बदलने की बात हो वो तो तभी मुमकिन है। तो राजनीति की तरफ आपकी शामिल होना, कुछ करना, क्या कहेंगे आप? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो ना, वो कभी आपने उनका बुत देखा है वहाँ लोकसभा में, वो ऐसे अंगुली करते हैं। वो अंगुली का मतलब ये है कि यदि गरीबों का उत्थान करना है तो सत्ता में भागीदारी कीजिए, क्योंकि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो आप किसी भी, चाहे वो आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है या नैतिक समस्या है, वो दूर नहीं कर सकते। तो लेकिन मेरे परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि मैं राजनीति में चाहते हुए भी नहीं आ सकता, क्योंकि राजनीति में जब तक सारा परिवार ना शामिल हो, जब तक अकेले एक व्यक्ति के बस की राजनीति नहीं होती है। लांगेल साहब, इस पे मैं ये कहूँगा कि जब आपका संघर्ष शुरू हुआ, गांव से निकल करके आप आईएएस तक पहुँचे हैं, तो परिवार तो कहीं ना कहीं तब भी आपको, यानी कि देख रहा था कि ये लोग पागल कहते हैं कि जो भी संघर्ष करता है, तो आज भी उस अपने आप को वहीं खड़ा कर लेते हैं। तो जो व्यवस्था को बदलने की बात है, दूसरे घर में भगत सिंह जन्म ले, तो ये तो सही नहीं है ना? नहीं, देखिए, व्यवस्था तो काफ़ी बदली हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। मैं करीबन 9-10 जगह एसडीएम भी रहा हूँ और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में रहा। फील्ड में काफ़ी साल रहा हूँ। फील्ड में जब भी कभी मुझे पब्लिक में भाषण देने का या बोलने का मौका मिलता था तो मैं सभी लोगों से यही कहा करता था कि भाई ये एक फिजूल खर्ची ना कीजिए, जो दिखावा मत कीजिए। आप अपने आप बच्चों को अच्छे स्कूल में डालिए, अच्छी कॉलेज में डालिए, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छा खाना दीजिए। और ये जो समाज में किसी को एक दूसरे को देख देख के जो हम रंग बदलते हैं, समृद्ध लोगों को देख के हम कभी जी नहीं सकते, क्योंकि मोस्टली ब्यूरोक्रेट हैं या दूसरे हैं, वो एक मिडिल ग्रुप में ही आते हैं। तो इस प्रकार से जीवन यापन करें कि आप एक रोल मॉडल बने और आपको देख के बाकी आपके समाज के लोग हैं वो भी जिएं। तो समाज के अंदर जब तक ये जाति पाति रहेगी हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हम कभी विकसित नहीं हो सकते। ये जो जात पात एक ऐसी बीमारी है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी को आपस में लड़ाना है या किसी को मूर्ख रखना है
उसमें धर्म की एक चीज़ें घुसा दो, वो अपने आप लड़ते रहेंगे। मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप कह रहे हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नायक फिल्म देखिए, उसमें एक डायलॉग अनिल कपूर उसका जो प्रेस रावल है वो डायलॉग मारता है अनिल कपूर को कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए, ये तो एक समाज में एक सुधार लाने का जो नायक पिक्चर थी वो तो एक प्रयास था। जो पिक्चरों में जो दिखाया जाता है वो सारी बात सच्चाई नहीं होती। जब हम अपने जीवन के असली पटस्थल पर जाते हैं तो वहाँ आप लोगों को बहुत बहुत कटु अनुभव होते हैं। हमने काफ़ी कोशिश की, अब रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी कोशिश करता हूँ कि लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हों, लेकिन हुआ क्या कि पहले तो सारे चंडीगढ़ में ही होते थे। अब हुआ क्या, कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई हिसार बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और रिटायरमेंट के बाद आदमी जो है ना वो इतना मोबाइल नहीं रहता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एज के साथ भी एक प्रॉब्लम आती है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि भी समाज में विकृतियाँ दूर हों, समाज के अंदर सारे लोग मिलजुल के रहें, जाति पाति में ना बटें, और जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं उनको थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करें ताकि वो औरों के बराबर आ सकें। तो आप अंतिम में जो अपने संदेश देना चाहेंगे, जो भी यानी कि आज जो बच्चे आपको देखेंगे उनको मोटिवेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये बच्चों से ये कहूँगा कि जब तक, जैसे कि आर्य समाज के नियम है कि जब तक वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेते उनको कभी जीवन में मौज नहीं करनी चाहिए। अपने जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पैरों पे खड़े हों, पैरों पे खड़े होकर जितना उनको सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है, उसके अनुसार तैयारियां करें। कोई कंपटीशन लड़ें, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई टीचर बने, साइंटिस्ट बने, और इसके बाद शादी करके और जहाँ भी वो हैं समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं। तो आपको एक अवार्ड भी मिला था राष्ट्रपति, तो क्या कुछ उसमें मिला था आपको। उसमें एक अवार्ड मिला था, एक इंक्रीमेंट मिली थी। जो राष्ट्रपति अवार्ड था वो सेंसस का अवार्ड होता था। ये 91 की बात है, 1991 में मैं जब DDPO था उस वक्त मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला था राष्ट्रपति की ओर से। तो दहेज के ऊपर भी आपने हम जब बैठे थे तो चर्चाएं आपकी और मेरी थी, तो दहेज को लेकर के भी आपने एक प्रभावशाली काम किया था, तो वो भी थोड़ा बताएं। हाँ, मैंने बीच में मैं जहाँ भी फील्ड में रहा, और विशेष तौर पर जब गरीब वर्ग के लोग मेरे पास आते थे, कोई बात होती थी तो भाषण तो मैं उनको बहुत देता था। लेकिन जब DC बना और जब मैंने अपने बच्चों की शादी की तो मैंने अपनी लड़कियों की मैं किसी को दहेज नहीं दिया, और मैंने लड़कों की शादी में किसी से दहेज नहीं लिया। क्योंकि जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे हम समाज के अंदर कोई चीज़ नहीं कह सकते। तो इस चीज़ को लेकर जब भी किसी को पता लगता है तो बातचीत होती है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सभी को ये अपील करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो लोग मिडिल ग्रुप, लोअर मिडिल ग्रुप हैं या नीचे के हैं, कि ब्याह शादियों में ज़्यादा खर्च ना करें, ज़्यादा इसमें फंक्शन ना करें, इकट्ठा ब्याह करके अपनी बहू को ले आएँ या लड़की को भेजें, मृत्यु भोज बंद करें और ज़्यादा लोग ना बनाएं। और दहेज प्रथा जो बहुत गया, पता नहीं कितने बच्चे तंग होकर लड़कियां जो ना वो आत्महत्याएं करती हैं, तो इसको बंद करें। ये दहेज जिस दिन से हमारे यंग बच्चे ये बंद कर देंगे तो हमारा भारत का भविष्य कुछ और दूसरा हो जाएगा। तो लौंगियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपके जीवन के बारे में जान करके। तो जैसे लौंगियाल साहब ने दहेज के अलावा अपने व्यक्तिगत राय भी बताई कि किस प्रकार जो IAS ऑफिसर हैं वो अपनी बेहतर ईमानदारी से काम करके बेशक से तबादला हो तो वो देश को कुछ ना कुछ देते हैं, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मोटिवेट करने का काम करते हैं जो कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब मुझे दे इजाज़त, एक नए फिर आपको सफ़र में जोड़ेंगे साथी को। अब मुझे दे इजाज़त, जिंदाबाद।